हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर या नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम लोगों को जो अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो करना है या जो हमारे इंडिया में किया जाता है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो अब हम लोग समझेंगे उस सिस्टम के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक मीनिंग। Double entry bookkeeping system is most scientific method of recording all monetary transactions in the books of accounts. This system owes its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494, and this day is celebrated as International Accounting Day. This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. This line is there are two aspects of every business transaction. तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसका ओरिजिन है इटालियन इकोनॉमिस्ट ल्यूका डी बर्गो पैसियोली से, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो ल्यूका डी बर्गो पैसियोली ने एक सिस्टम बनाया नेम्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, जिसका बेसिस है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। दोज टू एस्पेक्ट्स आर बेनिफिट रिसीव्ड एंड बेनिफिट गिवन। Every business transaction involves two persons or accounts or parties, wherein one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit. डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज मिनिमम इन्वॉल्व होने वाली है। एक अकाउंट या एक पार्टी बेनिफिट लेने वाली है, दूसरा बेनिफिट देने वाला है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स, वो दोनों एस्पेक्ट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए। इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कुछ बिजनेस में आ रहा है तो कुछ बिजनेस से बाहर भी जाने वाला है। मैंने पिछला महीना भर इलेक्ट्रिसिटी यूज की, सर्विस आई बिजनेस में, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे बिल पेमेंट करना पड़ा, मतलब कैश बिजनेस के बाहर गई। मैंने टीचिंग सर्विस प्रोवाइड की, मतलब मेरा जो स्किल है वो बिजनेस से बाहर गया, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे फीस रिसीव हुई, मतलब कैश आई बिजनेस में। तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ देना भी पड़ेगा। Recording of two aspects of monetary transactions in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. उनका कहना है कि आपको दोनों एस्पेक्ट, मतलब बेनिफिट रिसीव्ड और बेनिफिट गिवन, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड credit, and the system which records in such a way is called as double entry system. Methods of recording accounting information. इंडियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश में दो, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। Methods of recording accounting information. Indian system. Indian system maintains records in Indian languages such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. It is called as Mahajani Deshinama system. Actually, पुराने समय में जो राजे रजवाड़े होते थे, उनके मुनीम जी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे। तो उन्होंने अपना अपना तरीका बनाया हुआ था अपने रीजनल लैंग्वेजेस में उस हिसाब किताब को रखने का।
जैसे गुजरात में गुजराती में रखा जाता है, महाराष्ट्र में मराठी में रखा जाता है, वेस्ट बंगाल में बंगाली में रखा जाता है। तो ये जो सिस्टम बना था ये अपने अपने एरिया के लिए अपने कंफर्ट अनुसार बनाया गया था। सो इट वाज आर इंडियन सिस्टम, और इसे हम लोग महाजनी देशीनामा सिस्टम भी कहते हैं। In this system, transactions are recorded or maintained in long books known as बही खाता and किर्द। रेड कलर के लॉन्ग बुक्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसे कहा जाता है बही खाता एंड किर्द, उसमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे। This system of accounting is not based on double entry system of accounting, thus it is not a scientific accounting system. Even today, this system is used in India for small business organizations. ये सिस्टम आज भी इंडिया में छोटे छोटे बिजनेसेस यूज करते हैं, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। इंग्लिश सिस्टम्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स. It is unscientific method and also known as incomplete recording system because it changes with the convenience of business for recording transactions. Actually single entry system में होता ये है कि books of accounts maintain करते वक्त किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता और ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते। आधे अधूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे सिर्फ कैश आई कैश गई रिकॉर्ड कर दो, किसी से आने बाकी है देने बाकी है रिकॉर्ड कर दो, खत्म। अब इसमें हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग ना खर्चे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, पेएबल जो एक्सपेंसेस पेएबल है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, असेट्स हमने खरीदी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, असेट सेल की वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कुछ नुकसान हुए वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट सिस्टम है जो लोगों ने खुद के कन्वीनियंस के अनुसार बनाई। ना उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के कोई रूल्स फॉलो किए, ना फॉर्मेट्स फॉलो किए, ना वे ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया, ये इन्होंने अपने कंफर्ट अनुसार बनाया हुआ है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं सिंगल एंट्री सिस्टम का। आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, वहां बाहर रिसेप्शनिस्ट होता है, आप नाम लिखवाते हो, वो आपका नाम लिखता है रजिस्टर पर और राइट हैंड साइड के कॉलम में अमाउंट लिख देता है जो फीस का अमाउंट आपसे रिसीव हुआ। एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, वो उस अमाउंट का टोटल लेगा, उसको फिजिकल कैश से मैच करेगा, डॉक्टर के हाथ में ले जाके दे देगा। तो ये सिंगल एंट्री है, उसने उसके कंफर्ट अनुसार 2 कॉलम्स में अमाउंट रिकॉर्ड की, उसका काम हो गया। लेकिन एज अ थर्ड पर्सन अगर हम लोग उसके पास जाके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वो साइंटिफिक रिकॉर्डिंग नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम, double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of accounts. Under this system, double or twofold effect of each transaction are recorded. बहुत सिंपल है डबल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ इतना कहता है कि रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स, मतलब बेनिफिट रिसीव्ड एंड बेनिफिट गिवन, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। हर डबल एंट्री सिस्टम के एंट्री में एक अकाउंट को डेबिट होगा तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होगा विथ द सेम अमाउंट। दैट मीन्स जितने से आपने डेबिट किया उतने से ही आपको क्रेडिट करना होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल एंट्री के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है एक्चुअली। इस प्रकार हमारा ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ऑकर होगा, दोनों इफेक्ट हम लोग समझेंगे कि बेनिफिट आया क्या और बेनिफिट दिया क्या। फिर उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर। फिर हम लोग लेजर अकाउंट के बैलेंसेस निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स।
Definition of double entry system. Every business transaction has two-fold effect, and that it affects two accounts in opposite directions, and if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. Now moving to important part, that is principles of double entry system. In every business transaction there must be minimum two effects. सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो इफेक्ट होने चाहिए, मतलब एक हाथ से बेनिफिट आना चाहिए, दूसरे हाथ से बेनिफिट दिया जाना चाहिए। एक डेबिट इफेक्ट होगा, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होगा। टू अकाउंट्स मीन्स वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। ऑफ कोर्स दो एस्पेक्ट्स या दो अकाउंट्स मतलब क्या, एक हाथ से बेनिफिट आना चाहिए, दूसरे हाथ से बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एक को डेबिट कर रहे हो तो दूसरे को क्रेडिट करना जरूरी है। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। जितने अमाउंट से आपने एक अकाउंट को डेबिट किया है उतने ही अमाउंट से आप दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करोगे, मतलब आपका डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब इस सिस्टम के काफी सारे फायदे भी हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड। Under this system, all business transactions are recorded. This method is scientific and records both the aspects of each transaction. यहाँ पे all type of transactions मतलब income, expenses, assets, liabilities, receivables, losses, उसके बाद में हमारे gains, सारी चीजें रिकॉर्ड होने वाली है। आपके बिजनेस में जितने प्रकार के मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे के सारे डबल एंट्री में रिकॉर्ड होने वाले हैं। और ऑफ कोर्स दोनों एस्पेक्ट मतलब बेनिफिट रिसीव्ड एंड बेनिफिट गिवन दोनों रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक्यूरेसी। In this system, both aspects are recorded in the books of accounts, so it gives complete accuracy in accounting work. It also checks arithmetical accuracy. हम लोग दोनों जो पार्ट है मतलब दोनों एस्पेक्ट जो है बेनिफिट रिसीव्ड एंड गिवन दोनों रिकॉर्ड करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम लोग एक और प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि जितने अमाउंट से हमने डेबिट किया उतने ही अमाउंट से हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। तो फिर ऐसे केस में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेचुरली ज़्यादा एक्यूरेट मेंटेन होंगे, ज़्यादा करेक्ट मेंटेन होंगे। बिजनेस रिजल्ट्स। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, liabilities, assets, debtors and creditors, all these transactions are recorded. Therefore, it helps to find out accurate business results of particular accounting period. ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, लाइबिलिटी, असेट, डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी ऑन माय सेम चैनल मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो प्लीज गो टू दोज कॉन्सेप्ट्स एंड नाउ एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट कि हम लोग बिजनेस में के हर प्रकार के ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे हर प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस का जो रिजल्ट है दैट मीन्स मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस वो मुझे करेक्ट तरीके से ढूंढना पॉसिबल होगा। कॉमन एक्सेप्टेंस। It is widely accepted since it follows universal accounting principles. Double entry system is accepted by financial institutions, government authorities, etc. यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो
तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो चीज़ लोग जनरली ग्लोबली एक्सेप्ट करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इसे बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक्सेप्ट किया है, सारे प्रोफेशनल बॉडीज ने एक्सेप्ट किया है। तो ऑटोमेटिकली इसका जो एक्सेप्टेंस है वो ग्लोबल लेवल पर है। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, नाउ अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो बेसिक पार्ट था पूरा। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ, यानी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते वक्त जो पहली चीज हमें लगने वाली है उसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ अकाउंट। An account is a summarized record of transactions relating to a particular person, asset, liability, particular head of expense or income recorded at one place। ठीक है, अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसी समरी जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर इनकम या एक पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस पूरे साल में के हमें एक जगह देखने मिले, दैट इज अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसके साथ मैं साल भर अलग अलग ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, उसको मैं साल भर उधारी पर क्रेडिट पर माल बेच रही हूँ, वो उसके कन्वीनियंस के अनुसार मुझे थोड़े पैसे वापस दे रहा है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये अगर मेरे पास अलग अलग जगह पर रिकॉर्डेड होंगे तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर पाऊंगी क्या कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स से मुझे कितने पैसे आने बाकी हैं? तो अगर मुझे इसे फाइंड आउट करना है तो मुझे सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैंने टोटल माल बेचा कितना, उससे अमाउंट अभी तक आया कितना और आना कितना बाकी है। तो ये जो समरी है जहाँ पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, समराइज कर दिया जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। In day-to-day business activity, large number of business transactions take place. It affects the several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the accounts to find out the information like total capital, total liabilities and assets, total income and expenses, etc. of the business. मैंने अभी एग्जाम्पल देके आपको यही बताया कि आफ्टर सम टाइम मुझे ये ढूंढना जरूरी हो गया कि एक्स से आने कितने बाकी हैं। तो फिर ये ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए ट्रांजैक्शन है उन सबको एक जगह लाना पड़ा। दैट प्लेस इज माय अकाउंट। An account is a summarized record of transaction affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss. Classification of accounts. Now this is the extremely important part. Classification दो मेन हेड्स में है, वन इज पर्सनल, सेकेंड इज इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स को नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आगे डिवाइड किया गया है। इम्पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेट अस अंडरस्टैंड देम। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है एनी अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन, दैट मीन्स कोई भी नेचुरल पर्सन, दैट इज आप, मैं, हम सब, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। लेट अस अंडरस्टैंड।
फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन्स अकाउंट. Accounts relating to individual human beings is my natural person's account. Example, Rajesh account, Sumit's account, Sushma's account, Vaibhav's account, etc. आप, मैं, हम सब. अभी के एग्जाम्पल में X का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ऐसे अकाउंट्स जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज माय नेचुरल पर्सन्स अकाउंट. सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट. हमारे यहाँ लॉ ने अलग अलग एंटिटीज को एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस दिया हुआ है, लीगल स्टेटस दिया हुआ है. दैट मीन्स वो एंटिटीज अपने सारे ट्रांजैक्शंस खुद के नाम पे कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ में खुद केस फाइल कर सकती है, और आप भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर केस फाइल कर सकते हो. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना है. आप XYZ बैंक में गए, तो आप क्या कहते हो, मैंने बैंक में पैसा जमा किया या बैंक मैनेजर को पैसा दिया? बैंक में पैसा जमा किया. यानी कल चल के आपके पैसे की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी हो गई? बैंक की हुई, बिकॉज बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. उसे हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है उसने एक स्टेटस दिया हुआ है कि आपका अपना एक स्टेटस है, आप खुद के नाम में वहां पे काम कर सकते हो. सो आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स includes accounts of organizations, associations which are created by law. For example, Bank of Maharashtra, ABC and Company, Recreation Club, ये सारे artificial person हैं. Clubs, trust, companies, banks, उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको अपना अलग अस्तित्व होता है. तो इन सबको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. हुआ कुछ ऐसा कि XYZ नाम का एक व्यक्ति मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है. 31 मार्च के पहले वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैम, ये जो मंथ ऑफ मार्च की सैलरी है ना, इसे मुझे आप अभी मत दीजिए. जून या जुलाई में जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वो पैसा आपसे ले लूँगा. अभी आप मेरी सैलरी आप ही के पास रखिए. अब एक्चुअली मार्च में उन्होंने तो काम कर लिया, लेकिन सैलरी उठाई क्या? नहीं उठाई. फिर वो सैलरी मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी पेएबल इस अकाउंट में रखनी पड़ी, बिकॉज वो एक्सपेंडिचर ड्यू हो चुका था, लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया. बट एक्रूअल बेसिस तो कहता है कि यू मस्ट रिकॉर्ड इट. तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया एज सैलरी पेएबल. बट आप लोग मुझे बताइए कि ये जो सैलरी पेएबल है, इस पर एक्चुअल अधिकार किसका है? यस, दैट एम्प्लॉय मिस्टर XYZ. अब XYZ का उस पर अधिकार है, मतलब दैट अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग XYZ. तो ऐसे अकाउंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. These accounts represent a certain person or group of person in business dealing. Accounts relating to outstanding and prepaid items are called as representative personal account. Outstanding rent account, income received in advance account, prepaid wages account, etc. तो फिर ये वो अकाउंट्स हैं जो किसी और व्यक्ति को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. Impersonal account. First is real account. Real account is all about assets. Real account is all about assets. इसके दो पार्ट्स है, tangible and intangible. Tangible real account. Tangible real account means the assets and properties which can be seen, touched and felt. टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब वो सारे असेट्स, वो सारे प्रॉपर्टीज जिन्हें आप आपकी आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो. एग्जाम्पल, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा. इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स.
Intangible real account means assets which cannot be seen, touched or felt, but they can be measured in terms of money. अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंटेंजिबल असेट का है गुडविल। गुडविल मतलब मार्केट में की मेरी रेप्यूटेशन जो मुझे बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने में मदद करती है, जो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा कमाने में मदद करती है। अब मुझे बताइए, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो देखो वहाँ मेरा गुडविल रखा हुआ है? नहीं, बिकॉज गुडविल इज द फीलिंग और थॉट इन द माइंड ऑफ पीपल। लोगों की आपके बारे में सोच मतलब आपका गुडविल। अब मैं गुडविल को ना देख सकती हूँ, ना छू सकती हूँ, ना महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मेरा गुडविल जितना ज़्यादा, मेरी रेप्यूटेशन जितनी बेटर, उतना मेरा बिजनेस ज़्यादा होने वाला है। मीन्स माई गुडविल विल ऑलवेज सपोर्ट माई बिजनेस इन अ पॉजिटिव वे। नाउ ऐसे असेट्स जिनको अपना अस्तित्व नहीं है, जिन्हें ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, लेकिन जिन्हें आप पैसों में यूजिंग सम स्पेसिफिक गिवन मेथड्स काउंट कर सकते हो, उन्हें कहा जाता है इनटेंजिबल असेट्स। लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट्स। Three major types: personal, real and nominal. So last is nominal account. Nominal account में 4 important चीजें आती हैं। First is income, expenditure, losses, gains, मतलब कमाई, खर्चे, नुकसान, फायदे। The account of expenses, losses, income and gains are called as nominal account. Examples: wages, stationery, salary, depreciation, commission received, etc. हर अकाउंट को 2 साइड्स होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड है इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के 2 अप्रोचेस हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। फिलहाल हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, दैट क्लासिफिकेशन इज अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसी क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डूइंग योर अकाउंटिंग। सो दीज आर कॉल्ड एज गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसे बेनिफिट मिला उसे डेबिट कर दीजिए, जिसने बेनिफिट दिया उसे क्रेडिट कर दीजिए। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने असेट नई क्रिएट की, आपके बिजनेस में असेट आई, डेबिट कर दीजिए। अगर आपने कोई असेट सेल आउट की या अगर आपके बिजनेस से असेट किसी भी प्रकार से बाहर गई या आपने असेट सेल की, ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, सिंपलेस्ट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। किसी भी प्रकार से खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, डेबिट कर दीजिए। किसी भी प्रकार से इनकम आया, फायदा हुआ, क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट इज मॉडर्न अप्रोच। डे बाय डे अप्रोचेस चेंज होते जाते हैं। बेसिक अकाउंटिंग सिमिलर है, लेकिन 2 अप्रोचेस है जिनकी मदद से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सो मॉडर्न अप्रोच के अनुसार क्लासिफिकेशन क्या है देन? असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे कोई टाइप ऑफ अकाउंट के अनुसार क्लासिफिकेशन नहीं है। उनका कहना है कि हम सारे अकाउंट्स को बांट देंगे असेट्स, लाइबिलिटीज,
इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल के बीच में। सो यहाँ पे 5 चीजों में क्लासिफिकेशन होगा, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। 2 fundamental rules to be followed to record the changes in these accounts। हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 रूल देखे। मॉडर्न अप्रोच में 2 फंडामेंटल रूल्स है जिनकी मदद से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हम लोग चेंज किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। अब देखिए, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। इसको अगर मैं मेरे ट्रेडिशनल रूल से मैच करूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इफेक्ट सेम हो रहा है। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज क्रेडिटेड। अगेन सेम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर है तो डेबिट कर दो, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल और रेवेन्यूज एंड गेन्स। अगर इंक्रीज है, हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट का रूल देखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वही हो रहा है लाइबिलिटी में या इनकम में। अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज है तो डेबिट करो। सेम विथ कैपिटल, कैपिटल में इंक्रीज है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज है तो डेबिट करो। एक्चुअली अगर आप कंपैरिजन देखें तो बहुत सिंपल वे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यहां दिखाया गया हुआ है। ये इंक्रीज वाला पार्ट है। किस किस में इंक्रीज? असेट्स और एक्सपेंस में अगर इंक्रीज हुआ, बढ़े तो डेबिट करना है। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना है। वैसे ही असेट्स और एक्सपेंसेस में डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल में डिक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे। जनरली हम लोग जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके रूल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे का अकाउंटिंग करते हैं। इसके 2 रीजंस है। एक तो जो फाइनल इफेक्ट है ना, वो दोनों केसेस में, ट्रेडिशनल रहो या मॉडर्न रहो, दोनों केसेस में फाइनल जो आउटपुट है वो सेम आने वाला है। एंड दूसरा, ट्रेडिशनल अप्रोच इज कंपैरेटिवली इजियर टू यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital। Accounting equation ये कहता है कि मेरे बिजनेस के सारे assets should be equal to total of liability and capital। मतलब अगर मैं मेरे liability and capital को मिला दूं तो उनकी वैल्यू और मेरे assets की वैल्यू ये हमेशा सेम होनी चाहिए। The equation is expressed as follows: assets is equal to liabilities plus capital. The fundamental equation gives the foundation to the double entry bookkeeping। I hope आपको ये वीडियोस पसंद आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए Thank you so much.